Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to third video lecture of physics for grade 9. We have already started our chapter number 3 and we have studied a few topics of it. Now today's our topic is about the Newton's second law of motion. At book page number 65, let me recall you the previous knowledge of Newton's law. In first law we have studied about the rest and motion of any object, that if an object is in rest position it will continue its rest position, and if an object is in motion it will continue its motion unless some external force acts on it and to disturb it from its mean position. Okay. Now today's our topic is about Newton's second law of motion. In this particular topic we see that if you apply any net force on an object, then with the help of this force, acceleration will be produced in that particular object. This acceleration will be directly proportional to the applied force, and also this acceleration is inversely proportional to the mass of an object. इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है. अगर मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊं और इसको हम समझने की कोशिश करें तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है, मैं एक टेबल की एग्जांपल लूँगा. एक क्लास में एक टेबल पड़ी हुई है और इस टेबल को किसी एक साइड से मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ. जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो मैं एक चीज़ गौर से देखता हूँ कि जितनी ज़्यादा फोर्स मैं अप्लाई करूँगा इस टेबल में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कम फोर्स लगा रहे हैं तो इस टेबल में एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा, और अगर आप फोर्स को ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. इट मीन्स कि फोर्स का और एक्सेलरेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है. इसी तरह से एक्सेलरेशन का और मास का आपस में इन्वर्स रिलेशन है. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उसका मास जो है वो कम हो जाता है, और अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली उसका कम होगा. इसको हम इक्वेशन वाइज सॉल्व करते हैं. इसकी सॉल्वेशन इस तरह से है डैट, जैसे मैंने आपको बताया टेबल की एग्जांपल को कंसिडर करते हैं तो इसमें हमारे पास दो रिलेशन आ जाते हैं. सबसे पहली चीज़ आपके पास इसमें है फोर्स डिनोटेड बाय कैपिटल F. द अदर थिंग इज़ mass denoted by small m, and the third thing is acceleration. इस टॉपिक में हम इन तीन चीज़ों के रिलेशन को स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि इनका आपस में कैसा रिलेशन है और किस तरह से ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं. मैंने आपको कहा कि एक्सेलरेशन हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. दिस इज़ योर रिलेशन नंबर फर्स्ट. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे. अगर आपने कम फोर्स अप्लाई की है तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. यानी दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ. इसी तरह से एक्सेलरेशन का मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन बनता है. इसको हम कह देंगे रिलेशन नंबर 2. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर उस एक्सेलरेशन का उस ऑब्जेक्ट के मास के साथ इन्वर्स रिलेशन आ जाता है. नाउ बाय कंबाइनिंग दीज टू रिलेशंस now one thing you must keep in your mind, रिलेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस होता है. रिलेशन और इक्वेशन में डिफरेंस ऐसे है कि यहाँ पर जो मैंने साइन यूज़ किया है दिस इज़ द रिलेशन ऑफ डायरेक्ट और इनवर्स,
और इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, उसको हम इक्वेशन कहते हैं जिसमें दो चीज़ों के दरमियान में इक्वालिटी आ जाए। जैसे मैं अब आगे सॉल्व करने लगा हूँ, अब यहाँ पर हम इन दोनों ये जो टर्म्स मैंने लिखी हैं इनको हम इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हमारे पास आ जाता है। अगर इन दोनों के दरमियान में हमारे पास इक्वालिटी आ जाए, इन दैट केस वो हमारे पास इक्वेशंस कहलाएंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि बाय कंबाइनिंग टू रिलेशंस, ये दो रिलेशंस हैं। ठीक हो गया। पहले वाले रिलेशन में एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो गया, और दूसरे वाले रिलेशन में एक्सेलरेशन का मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर आप मास बढ़ा रहे हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को रिलेशंस को कंबाइन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों रिलेशंस की जो लेफ़्ट साइड है उसमें एक्सेलरेशन जो कि कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको 1 टाइम कंसिडर करेंगे और प्रोपोर्शनल का साइन अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा f एंड द अदर वन इज मल्टीप्लाई 1/m। नाउ a is directly proportional to f into 1, it will be f/m। नाउ अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम साइन ऑफ इक्वालिटी में जब कन्वर्ट करते हैं, इट विल बी लाइक दिस, a इक्वल्स टू, याद रखें हम जब भी किसी प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है की। सो वी विल पुट k ओवर हियर। फिर यहाँ पर f अपनी जगह पर आ जाएगा और उसके बाद m अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इस केस में जो कांस्टेंट k की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 1। तो इस k की जगह पर जब मैं 1 पुट कर दूंगा तो आवर इक्वेशन विल बी लाइक दिस, a इज इक्वल टू 1 इंटू f ओवर m, और a इज इक्वल टू f डिवाइडेड ओवर m। नाउ बाय मल्टीप्लाइंग m on both side, it will be like that, m multiply a is equal to f divided over m multiply m। अब यहाँ से m जो है it will be cancel with m, और यहाँ पर ये आपके पास रह जाएगा m into a equals to f, और f is equal to ma। This is your full-fledged and final equation of Newton's second law of motion. In other words, this is the final form of your Newton's second law of motion, in which f is equal to ma, in which f represents force of an object, m represents mass of an object, and a is representing the acceleration which is produced by the force in an object। अब यहाँ पर अगर आप देखें, फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसी तरह से फोर्स का मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन का और मास का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। याद रखें, जब भी इक्वल की किसी एक साइड पे आपके पास दो टर्मिनोलॉजीज़ हों लाइक दिस m और a, और उन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो याद रखें दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो भी चीज़ आपके पास आ जाती है उसका इन दोनों के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब मैं आपको एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ ले जाता हूँ। इसकी अगर हम एग्जांपल को देखें तो एक हमारे पास छोटी गाड़ी है, ठीक है, एक हमारे पास छोटी गाड़ी है और एक हमारे पास है लार्ज ट्रक, और दोनों जो हैं वो फ्रॉम पेशावर मोटरवे टू इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैवल कर रहे हैं। कीप इन योर माइंड, एक छोटी गाड़ी है और एक लार्ज ट्रक है, और दोनों जो हैं वो फ्रॉम पेशावर मोटरवे, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, और ये इस्लामाबाद मोटरवे तक जाना चाह रहे हैं। अब चूँकि छोटी गाड़ी है, ठीक है, और ट्रक का साइज़ जो होता है, मास जो होता है वो बड़ा होता है, ट्रक का साइज़ बड़ा है, तो आपके ख़्याल से इस्लामाबाद इंटरचेंज तक, यानी इस्लामाबाद के मोटरवे तक पहले ट्रक पहुंच जाएगा या पहले गाड़ी पहुंच जाएगी? कीप इन योर माइंड कि दोनों को हम एक जैसी फोर्स दे रहे हैं, दोनों एक जैसी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। ऑब्वियसली पहले गाड़ी पहुंच जाएगी।
ऐसा है कि नहीं? द रीज़न इज़ दैट गाड़ी का साइज़ जो है वो आपके पास छोटा है। आप जो फोर्स लगा रहे हैं उतना ही उस गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया? और उस गाड़ी का जो साइज़ है, जो मास है, वो एज़ कम्पेयर टू ट्रक वो कम है। इसी तरह से अगर हम ट्रक की एग्ज़ाम्पल लें तो ट्रक जो है उसमें भी आप उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन भी उतना ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आ जाता है उस ट्रक के मास का, जो कि उस गाड़ी की बनिस्बत ज़्यादा है। तो जब मास ज़्यादा होगा वहाँ पर आपके एक्सेलरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। मास ज़्यादा होने की वजह से उस ट्रक का मास ज़्यादा है, इस वजह से वो उतनी तेज़ी से नहीं जा सकता जितनी तेज़ी से एक गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद मोटरवे तक पहुँच जाएगी। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कार एंड ट्रक। हालांकि हम दोनों को एक जैसी स्पीड के साथ मूव करवा रहे हैं, दोनों को हमने एक जैसी फोर्स दी है। इसी तरह से अगर हम एक दूसरी एग्जांपल को कंसिडर करें, दिस इज़ आवर एग्जांपल नंबर 1, और अगर हम एक दूसरी एग्जांपल को कंसिडर करें तो क्रिकेट मैच हम सब देखते भी हैं और हम में से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं तो वो खेलते भी हैं इस गेम को। तो उसमें एक बॉल जो है वो जितनी स्पीड के साथ उसको हिट किया जाए, यानी उस बॉल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ बैट जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाए उस बॉल में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ऐसा है कि नहीं? एक बॉल को आप जितनी मजबूती से हिट करते हैं, यू आर एक्चुअली अप्लाइंग द फोर्स, कीप इन योर माइंड, वो बॉल उतनी दूर तक जाता है। जब ये दूर तक जाता है इट मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉल, वो बॉल उतना ज़्यादा दूर जाता है। अगर आप उसको स्लो हिट करें तो वो ज़्यादा एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आती है इस दूसरे एग्जाम्पल से भी कि फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह से अगर हम दूसरे रिलेशन को देखें तो दूसरे रिलेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो मास है उसका आपके एक्सेलरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो अब उसका मास जो है वो हमें कम फील होगा, लेकिन अगर उसको हमने फोर्स जो है वो कम दी है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। अब उसका एक्सेलरेशन उसमें कम है तो उसका मास हमें ज़्यादा फील होता है। इज़ इट सो? ओके। अब इसी तरह से अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल की तरफ चलें, नंबर 3 एग्ज़ाम्पल की तरफ अगर हम जाएं तो तीसरी एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह से आती है। जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपको एक एग्ज़ाम्पल दी कि एक हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल पे हम जितनी फोर्स अप्लाई करें फ्रॉम आइदर इट्स साइड, जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस टेबल में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जितनी हम उस टेबल पे कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर इस टेबल का मास जो है वो उस एक्सेलरेशन की इन्वर्स रिलेशन में आ जाती है। यानी जब आप एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका मास जो है वो यहाँ पर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, उसका मास हमें कम फील होना शुरू हो जाता है, जो कि हम कार की एग्जांपल और ट्रक की एग्जांपल में भी समझ चुके हैं। इसी तरह से क्रिकेट बॉल की एग्जांपल में भी समझ चुके हैं। और थर्ड वन जो हमारे पास टेबल की एग्जांपल है। और इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे ड्यूरिंग द ब्रेक आप क्यू बनाकर खड़े होते हैं अपने टक शॉप में चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पर अगर एक स्टूडेंट है और वो दूसरे स्टूडेंट को जो है वो धक्का दे, फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स अप्लाई करें, तो अगर वो थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करता है तो वो जो स्टूडेंट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है वो थोड़े एरिया को कवर करेगा, और अगर उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। इसी तरह से अगर उस बच्चे का अगर वो एक बच्चा हेल्दी बच्चा है तो जब उसके ऊपर फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो वो ड्यू टू इट्स लार्जर मास उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर उसका मास जो है वो कम है तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो डैट वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ लेट मी रिपीट यू। अब मैं दोबारा से रिकैप्चुलेट करता हूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने ये पढ़ा, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द स्टेटमेंट विच इज़ एट बुक पेज नंबर 65, एंड इन दिस स्टेटमेंट
we see that whenever a net force means an unbalanced force applied on the body produces an acceleration in the body, and this acceleration is directly proportional to the magnitude of the net force and inversely proportional to the mass of an object. और उसके बाद हमने इसके रिलेशंस को देखा कि ए का जो फोर्स के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन बनता है, ए का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन बनता है. जब दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये सॉल्व होते होते यहाँ पर ये जो के है दिस इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1. जब हम उसको पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे एम को तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन जाता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए. सो दैट वाज ऑल अबाउट योर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. थैंक यू. होप